हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज की सेशन में एडिटोरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 का जो सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। तो वो था सोमेश्वर प्रथम। अगला है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। तो चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषता है विमान। आगे कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। तो वो किया है अतीश दीपंकर ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ घटना दिया गया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिया गया है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 में हुआ था। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला यह 1663 में हुआ था। सूरत की पहली लूट 1664 में और सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई थी। इस प्रकार देखेंगे कि इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है कि दोहरे गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। तो वह है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था। तो उसमें सद्र उस सुदूर शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है। तो चरक संहिता जो है वह 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किया गया था AB ठक्कर द्वारा। आगे कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। तो यह कथन जो है वह कथन सही है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। दूसरा कथन कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। तो यह भी कथन सही है। इस प्रकार देखेंगे कि इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न कहता है कि सारे जहां से अच्छा ये जो पुस्तक है वो उस पुस्तक का रचना किसने किया। यानी यह पुस्तक सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया। तो लिखा गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला है कि किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप शिक्षा नहीं है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की। तो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर हुए थे। तो हुआ था संयुक्त प्रांत में। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। तो 1909 में लिखी गई थी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियम हुई थी, यानी भारतीय दंड संहिता जो है वो 1860 में अधिनियमित हुई थी, उसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय दंड संहिता के जो है इसको अधिनियमित मतलब मसौदा तैयार करने वाला जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो निहित किया है वो भारत के राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है।
तो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला प्रश्न कहता है कि शुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए शुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो किसी भी यानी साधारण विधेयक को उसे बिना पास किए उसे 6 माह तक रख सकता है। अगला प्रश्न कहता है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो वह यानी जनहित याचिका जो है वह किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजित की जा सकती है। अगला प्रश्न कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 243 के डी में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दाब के कारण होता है? तो होता है कांतित चट्टान के कारण। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो वापसी मानसून या लौटता हुआ मानसून जो है वह जाना जाता है अक्टूबर और नवंबर महीने में वापसी मानसून को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? तो वह है लघु हिमालय में। आगे है कि आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आम्रवर्षा का उपयोग मानसून पूर्व वर्षा जो होता है उसके लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? तो वह है चंद्रमा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न कहता है कि यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह क्रिया होगा मेलार्ड अभिक्रिया। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो किसी में होता है तो गामा किरणें में। आगे कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो अपवर्तन, प्रवर्तन और प्रकीर्णन यह तीनों कारणों से होता है। अगला प्रश्न बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो केवलर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रति उदरपातन की अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ किस में परिवर्तित होता है? तो इसमें ठोस जो है वो गैस में सीधा परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? तो शराबी चालकों की जांच करने के लिए श्वास परीक्षण में जो है वह पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो होती है जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है? तो 25 ग्राम। आगे कहता है फ्रेंड्स कि सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो है वह मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो मशरूम के उत्पादन। अगला प्रश्न कहता है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो भोजन रसधानी में। जल के पुनर्अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की भूमिका जल के पुनर्अवशोषण में होती है।
अगला प्रश्न है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? तो 2 धमनियां पाई जाती है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है? फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करें। तो मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है तो वह पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, यह इसका कार्य नहीं है। आगे कहता है कि ऑटो वॉन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो वो थे वायु पंप के लिए। अगला प्रश्न कहता है कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? अल्पावधि में मतलब बहुत कम समय में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आभासी लगान। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो यह है ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। अगला प्रश्न है कि लानोज एवं कंबोज घास किस वायोम के अंतर्गत आते हैं? तो लानोज और कंबोज घास जो है वह आता है उष्णकटिबंधीय वायोम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल वायोम का उदाहरण है? तो टेरेस्ट्रियल वायोम का उदाहरण है टैगा घास का मैदान। अगला प्रश्न कहता है G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? यानी G20 के 18वें सम्मेलन का मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? तो वह है एक पृथ्वी, एक परिवार एवं एक भविष्य। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो वह है स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता, यह उसका मानव विकास सूचकांक का एक आयाम नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1960 से 61 में। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना % है? तो 15%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो देखिए, पहला कथन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जो है एक कावेरी बेसिन में उपस्थित है। दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कावेरी बेसिन में उपस्थित नहीं है। तीसरा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, यह कावेरी में उपस्थित है। और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, यह भी कावेरी में उपस्थित है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि केवल 1, 3 और 4 कावेरी बेसिन में उपस्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें। अब अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।